पहला क्वेश्चन ही सबसे बेस्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आता ही और इससे संबंधित यानी थोड़ा इसके आसपास भी आ जाता ही है, जरूरी ये नहीं कि ये वाला, लेकिन इस वाले टॉपिक से आता ही आता है। तो उसने क्वेश्चन बोला है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी आनुवंशिकता, वो आपसे बात ये कर रहा है कि जब एक बालक में वृद्धि और विकास होता है तो वो वंशानुक्रम और प्लस वातावरण से निर्धारित होता है। जब एक बालक में वंशानुक्रम और वातावरण की जब भूमिका होती है तो उसके बारे में वो क्या क्या कर सकता है, तो उसके बारे में कर रहा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण के अधिक प्रभावित होते हैं। उसने ये वाली होती है जो एक बालक में विकास होता है कुछ वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है, कुछ वातावरण से भी होता है, ये वाली बात ठीक है। फिर और भी देख लेते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से, अगर ये वाला शब्द आ रहा पूरी तरह से, तो आपको हमें ये बता देना ये नेगेटिव, पूरी तरह से प्रभावित निर्धारित की जाती नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो इसको हम काट दे रहे हैं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, ये थोड़ा गलत भी लग रहा है तो इसको भी हटा देते हैं। अच्छी पौष्टिक पर्यावरण, केवल देखो केवल शब्द आ गया तो यहां पर हमारा ये भी नेगेटिव हो गया। तो उन्होंने ये वाली बात बोली है कि विकास के कुछ पहलू वंशानुक्रम से और कुछ पहलू वातावरण के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो यही वाली बात बोला। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, पहला। देखो मैंने आपको ये वाली बताया, पूरी तरह से किसी भी वस्तु को हम पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकते, ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर बात है। चलते हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। उसने ये वाली बात बोली है कि पियाजे के कौन सा सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन नहीं कहा जा सकता, ये वाली बात बोली है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये वाली बात ठीक है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया, संवेदिगाओं पूरी ये वाला। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये वाली ठीक है और ये वाला भी ठीक है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये देख लेंगे। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते, ये वाला थोड़ा हमें और लग रहा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होगा, जरूरी ये नहीं, वास्तविक जीवन से संबंधित भी अगर जोड़कर पढ़ाया जाए तब भी बच्चे का सीखना होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तीसरा होगा। और उसने पूछा कौन सा है तो आपको बता देना, उसने दूसरा आंसर पूछा है। कौन सा पूछा, दूसरा पूछा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विकार की एक सीमा नहीं है। अब इसने भी कौन सा पूछा है, तो आपको पियाजे की अवस्था पता होनी चाहिए। इन्होंने पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली बताई थी संवेदीगामक, दूसरी बताई थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट में बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक। इसका समय बताया था 0 से 2 वर्ष, इसका समय बताया था 2 से 7 वर्ष, इसका समय बताया 7 से 11 वर्ष और इसका समय बताया था 11 से 15 वर्ष। बात किसकी कर रहा है, पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पूर्व संक्रियात्मक की। तो हमें 2 से 7 वर्ष की बात करनी है। कितनी बात करनी है, 2 से 7 वर्ष की। तो देखते हैं 2 से 7 वर्ष कौन सी अवस्था कहलाती है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये वाली नहीं वाली बतानी है कौन सी नहीं है। तो ध्यान केंद्रित भाई ठीक है, क्लियर बात है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या अनुक्रमणित, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। प्रतीकात्मक विचार का विकास करना यानी सिंबॉलिक भाषा का विकास करने लग जाता है, या अहम मान्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। अहम मान्यता वो अपने आप पर टिका रहता है, वो अपनी बात को ध्यान में रखता है थोड़ा। तो प्रतीकात्मक विकास, विचार का विकास यहां पर नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाली जगह के अलावा, समझना इस वाले क्वेश्चन को, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी किसकी बात बोली है कि जो खेल होता है, जो बालक खेल खेलते, ये एक तरह से बच्चों में बहुत अच्छी भावना का विकास करता है। किस भावना का विकास करता है, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। क्यों, के अलावा, यानी एक ऑप्शन ऐसा होगा, वो ऑप्शन बच्चे के खेल भावना को विकसित नहीं करेगा। वो अपने शारीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, हो सकता है ये वाली बात ठीक है।
या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये वाली बात ठीक है। के अलावा यानी नेगेटिव पॉइंट बताना, ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। कौन सा पॉइंट बताना? नेगेटिव बताना है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। समय बिताने का सुखद तरीका का मतलब इसका कोई नहीं होता, तो यह सुखद तरीका नहीं होता, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? हमारा तीसरा राइट आंसर होगा। बाकी ये सारे के सारे एक बच्चे में खेल की भावना को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान करते हैं। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? यानी जब आप तर्क करते हैं, कल्पनाओं में जीते, तो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपको प्रेरित करता है? पहला, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? उसने बोला ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको गंभीर रूप से, अगर ऐसे समझ में ना रहा तो आपको कौन सा प्रश्न बताना है? अपसारी प्रश्न, अपसारी या मुक्त अंत वाला प्रश्न, या मुक्त अंत वाला जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करनी है मैं। तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? इसका तो एक ही आंसर है। इसका सही जवाब क्या है? इसका एक आंसर है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में रटना हो गया? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके सोचने के लिए हमें गंभीर चिंतन या गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता होती है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसके जो जनक माने गए वो जॉन डीवी माने गए दोस्त। कौन माने गए? जॉन डीवी माने गए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा अच्छा वर्णन करता है? तो करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोगात्मक से सीखना, ये वाली बात है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब आपसे प्रगतिशील शिक्षा की बात होगी तो आपको यहां पर यह समझना है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कि जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर कार्य करते हैं, वो हमारी प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग के द्वारा सीखना, ये वाली बात ठीक हो सकती है। थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परीक्षण शब्द आ गया, ये हमारा कभी नहीं होगा। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग, भाई हम किसी को लेवलिंग नहीं, परियोजना विधि, क्षमता समूह बना और रैंकिंग, ये वाला भी हो गया। राइट आंसर हमारा कौन सा बच रहा है? ए राइट आंसर बच रहा है। कौन सा राइट आंसर बच रहा है? ए। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका नेगेटिव पॉइंट से भी आप उसको सही कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला राइट आंसर होगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? उन्होंने ये बोला प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन यह बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, भाई ये तो गलत बात है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। आवश्यकता है, थोड़ा इसको देख लेंगे। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये इससे भी बेटर ऑप्शन है। जीवन सच्चा शिक्षक है। हमारा राइट आंसर कौन सा बचा? तीसरा, क्योंकि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और वास्तविक जीवन को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। या जो स्कूल शिक्षा दे रहा है वो बालक को वास्तविक जीवन को ध्यान में रखते हुए या उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षा देता है, तो वो स्कूल शिक्षा ही जीवन बन जाता है। मान लीजिए मैं आपको कोई ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, वो ज्ञान प्रदान करते समय मैं आपके एग्जाम्पल आपके वास्तविक जीवन से संबंधित जोड़ता हूं, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये वाली बात है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ये वाली बात ठीक है, क्योंकि एक बालक जब किसी भी नैतिक, अच्छी आदत, अच्छा चरित्र की बात करता है तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण शब्द आ गया, तो ये तो वैसे ही कट गया। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ये वाली बात भी ठीक है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, ये वाली बात गलत है। यानी पहला वाला और तीसरे वाले इसमें हमें इस ऑप्शन देखना है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग समर्थन किया, गलत है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। वो नैतिक तर्कड़ा और नैतिक दुविधा की बात करती है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकटवर्ती विकास क्षेत्र को किसने संदर्भित किया? तो आपको पता है वाइगोस्की ने किया। किसने किया? वाइगोस्की ने किया।
और इसको इंग्लिश में आपको पता क्या बोला जाता है, तो आपको पता है जेडपीडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेडपीडी। अब जेडपीडी की बात देख लेते कहां पर होता है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, नहीं है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर तक कोई साथ कार्य लगा स्वयं सही कर लेते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया था, नहीं। अब ये वाली जो बात है, इसका राइट आंसर क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। इसको स्कैफोल्डिंग बोला गया। क्या बोला गया? स्कैफोल्डिंग। अगर इधर भी देख लेते हैं, थर्ड सा ऑप्शन में दे रहा हो, तो क्या हो गया? ए कॉन्टेक्ट विच चिल्ड्रन द ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस टास्क टू द देयर ऑन विच द राइट लेवल ऑफ सपोर्टेड। उन्होंने ये वाली बात बोली कि जब एक बालक को सहयोग की आवश्यकता होती है, उसी टाइम उसे थोड़ी देर के लिए जो सहयोग दिया था, उसे ZPD-MQI स्कैफोल्डिंग नाम दिया गया, जो इसके जनक कौन है? वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन सा होता है? उभयलिंगी व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व होता है जिसमें स्त्री और पुरुष के दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखो, लिंग दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। अगर हम लिंग की बात करते हैं तो, या जेंडर की बात करते हैं, तो आपको पूछे तो आप बता देना सामाजिक संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? तो आप बता देना सामाजिक संरचना होती है। लेकिन इसमें एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। लेकिन उभयलिंगी वो होता है दोस्त जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। वे आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है। तो राइट आंसर यही तो कहला रहा है। उभयलिंगी पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी कहलाती है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण मिले जुले हुए रूप से पाए जाते हैं। क्लियर बात? और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया, और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जेंडर लिंग कैसी संरचना है, तो आप बताएंगे सामाजिक संरचना। कैसी संरचना? सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा भूमिकाएं ग्रहण कर सकते हैं। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा भूमिकाएं, निंग मतलब जब भूमिकाएं अदा की जाती है कि आपको रोल मॉडल दिया था, आपको कोई ऐसा गेम दिया था जिसको आप प्रयोग करते, यानी मान लीजिए मैंने आपको रामायण के पात्र में कोई एक ऐसा रोल दे दिया, तो मान लीजिए मैंने आपको रावण का दिया, तो रावण का जब हम आपको रोल देंगे तो आप मुकुट पहन के आएंगे। वो ये वाली बात कर रहा है कि अन्य को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा इन चारों में से वो कौन सा है जो भूमिका निर्वाह नहीं कर सकता है? पहला मीडिया, बिल्कुल मीडिया में होगा ही होगा भाई, पत्रकार बिल्कुल भूमिका निभाते हैं। सामाजिकरण, समाज के लोग भी निभाते हैं। संस्कृति, संस्कृति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता। ट्यूशन, ट्यूशन में आप लोग पढ़ने आते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? संस्कृति ऐसी कोई भूमिका निभाता नहीं है। अभी जैसे बता रहे कुछ लोग, जैसे प्रैक्टिस सेट में ये रखा, मीडिया की बात हो रही है कि ये कह रहा कोट छोड़कर अन्य सभी के द्वारा भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। सामाजिकरण, अच्छा, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा भूमिकाएं ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर मीडिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसका संस्कृति होगा। संस्कृति इसका राइट आंसर होगा। फिर भी एक बार देख लेंगे इसको, परेशान हो। मेरे हिसाब से इसका संस्कृति, संस्कृति में ऐसी कोई लिंग भूमिका नहीं निभाई जाती है। लिंग भूमिका का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई भी रोल मॉडल ऐसा दिया गया हो जो आप उसमें निभा रहे हो, तो देख लेंगे। थोड़ा इसको डाउट में रख लेना। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको कल जब पीपीटी कराऊंगा, दूसरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसमें आपको दिख के बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं अभी मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए तो वो ये वाली बात बोल रहे हैं कि सर इसमें हो सकता है ये वाला अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग ये, तो इस वाले को देख लेंगे, परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। मानकीकृत परीक्षण वो परीक्षण होता है जो सरकार द्वारा निर्मित होता है। मानकीकृत परीक्षण वो परीक्षण होता है जो सरकार द्वारा निर्मित होता है। मान लीजिए जैसे सीटेट का पेपर हो रहा है, तो सीटेट का पेपर वो पेपर है जो पूरी ऑल इंडिया में सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में विभिन्न स्थलों पर एक ही समय पर प्रयोग किया जाएगा। और ऐसा परीक्षण जिसका सब कुछ पहले समय पता है। हमें ये पता है 150 क्वेश्चन आएंगे, ये पता है 82 और 90 में पास होने, ये पता है 5 सब्जेक्ट आएंगे, किस सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आएंगे, वो मानकीकृत परीक्षण होता है, सरकार द्वारा होता है। वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, लागू किए जा सकते। ये आलोचनाओं में से एक ये है। ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ये वाली बात भी ठीक है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये बड़ी आबादी पर लागू किए जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सीटेट पूरी ऑल इंडिया में 21 जनवरी को होगा, तो आराम से हो सकता है, तो परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकाधिक बुद्धिमान, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यह कहता है, एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक। क्या होता है? एक से अधिक। अब एक से जो अधिक होता है उसको हम बहुआयामी बोलते हैं।
और इन दोनों के जो जनक है वो आपको पता होना चाहिए, गार्डनर है। कौन है इसके जनक? गार्डनर है। पहला, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल गलत। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल। कई प्रकार का मतलब बहुआयामी। पेपर पेंसिल, बिल्कुल गलत। प्रभावी अध्ययन की बुद्धि बढ़ाई जा सकती, बिल्कुल गलत। कौन सा राइट आंसर हो? कई प्रकार, एकाधिक, बहुआयामी, विभिन्न संदर्भ, विभिन्न आयाम, बात एक ही। और इन दोनों सबके जनक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। और हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बताई थी? तो आप बता देना कितने प्रकार की बताई थी। तो आप बता देना 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की बुद्धि बताई। तो 9 प्रकार की बुद्धि में सबसे ज्यादा आपको एक इंट्रा पर्सनल याद कर लेनी है, और एक आपको इंटरपर्सनल याद कर लेनी है। जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो उसे इंटरपर्सनल कहते हैं, जब व्यक्ति दूसरों से बात करता है तो उसे इंटरपर्सनल बुद्धि कहते हैं। ये वाली बात कहला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, दो चीज पूछ रहा आपसे, मैंने आपको बताया भी था। एक पूछ रहा सीखने के लिए और एक पूछ रहा सीखने का। जब बीच बीच में कार्य चेक किया था वो सीखने के लिए, जब कार्य समाप्त होने के बाद चेक किया जाता है वो सीखने का कह रहा है। दोनों का उपयोग मुख्यतः कब कर सकते हैं? यानी मान लीजिए एक बावर्ची खाना पकाते हैं, खाने को बीच में चेक रहा है तो सीखने के लिए कर रहा है। अगर मान लीजिए खाना पक जाता पूरी तरह से, प्रेशर कुकर पर आप चावल पकाते हो, आपको पता है कि 2 सीटी लगने के बाद चावल पक जाएंगे, उससे पहले आप चेक नहीं करते, 2 सीटी लगने के बाद उसको उतार लेते हैं, तो पूरा समाप्त हो चुका, वो सीखने का है। तो इन दोनों का उपयोग कहां कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए, उसके बाद बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने के लिए और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने के लिए, आवधिक अंतराल बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणित गलत हो गया, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने, उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए, उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। कौन सा राइट आंसर होगा इसका? एक तो मैंने काट दिया, कौन सा राइट आंसर होगा? लास्ट वाला राइट आंसर होगा, लास्ट वाला होगा। इसका राइट आंसर कौन सा है? उपलब्धि का मतलब होता है सीखने का। एक तो बीच बीच में मैं आपको सही कराता चल रहा हूं, प्रगति मतलब आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और उपलब्धि सीखने का, कार्य समाप्त होने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद आपका चेक करेंगे। मान लीजिए अब हम क्लास ले रहे, क्लास लेते समय बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप कर रहे, तो आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फिर पेपर खत्म होने के बाद ये जाना जाएगा कि आपका कितना रिजल्ट रहा। कार्य समाप्त होगा, पेपर खत्म होगा, बीच बीच में चेक कर रहे तो सीखने के लिए, तो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि को जानने के लिए इनका प्रयोग किया था। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन इतने ध्यान रखिए कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो मूल्यांकन किया था, मान लीजिए अब जो महीना चल रहा है वो जनवरी का चला, जनवरी के महीने सुबह सुबह जग कर आप आइसक्रीम खाते हो और मैं वहां से गुजर रहा हूं तो मैं आपको टोक दूं, तो मैं निरंतर आपके किसी भी पहलू पर, अब मैं आपसे बोला आइसक्रीम खा रहा हूं, आपकी सर्दी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, ये तो आपके शारीरिक पहलू का मूल्यांकन कर रहा हूं, तो ये वाली बात कर रहा। अब वो ये पूछ रहा कौन सा नहीं है? इससे भारत के शिक्षा के अधिकतर अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसके जनक कौन है? ये सीसी होता है, आपको पता है, और इसके जनक है सीबीएसई। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अभिन्न अंग, बिल्कुल साफ सही बात है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्र बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। कौन सा राइट आंसर होगा? ये दोनों तो सही है, इसकी हमें नहीं बताना है। यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। यह बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने उपयोगी होता है। कौन सा राइट आंसर हो? डी राइट आंसर। हम किसी को यह नहीं कह सकते यार आप बिल्कुल गवार व्यक्ति, यार आप इंटेलिजेंट है। हाँ, उपलब्धि के बारे में बिल्कुल होगा कि हाँ आप अच्छे जाते जा रहे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता के मुख्य कारण हो सकती है आनुवंशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, अनुशासित दिनचर्या। कौन सा राइट आंसर होगा? ए राइट आंसर होगा, क्योंकि वंशानुक्रम वातावरण जहां पर ऑप्शन में आ जाए आप राइट आंसर आप लगा सकते हैं। क्लियर बात है? प्रतिभाशाली उससे कारण होती है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए सड़क पर रहने वाले व्यक्ति या आदिवासी जनजाति व्यक्ति या जंगलों में घुमतू रहने वाले बच्चों को सामाजिक आर्थिक स्थिति किस माहौल की आवश्यकता होती है? उनके साथ अच्छा व्यवहार सिखाया जाए, ये वाली बात हो सकती है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित नेगेटिव होता है। तीसरा कटेगा बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। वर्गीकृत लगा देंगे, हाँ, तो ये भी कट गया। अब बच्चे कौन से? 2 बच्चे
उनके अच्छा व्यवहार से कहेंगे, लेकिन उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देंगे। और समावेश शिक्षा ये कहती है कि बालक के किसी भी जाति धर्म सबको मान्यता देते हुए हमें आगे शिक्षा का वर्णन करना है। तो राइट आंसर दूर हो गया। अगर आपको ये लगता है कि ऑप्शन समझ में ना रहो और आपको ये ऑप्शन समझ में, लेकिन ये वाला शब्द पता लगे कि नेगेटिव, हटा दो। वर्गीकृत बांटना नहीं है, मानक बांटना नहीं है, तो ये आराम से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों में के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता। हस्तक्षेप मतलब आप अपना उसमें हाथ करें कि हाँ ठीक है यार, ये वाली बात मुझे सही लग रही है। सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली, यानी एक सृजनशील बालक का जो आईक्यू मानेगा वो कितना मानेगा, 90 से 110, और प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना मानेगा, 140। एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है, लेकिन एक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 50 रुपए की चीज खरीद लोगे, लेकिन अगर आपके पास 50 रुपए तो आपकी 100 रुपए की चीज खरीद लोगे नहीं। जरूरत पड़ने पर 140 वाले 110 वाले कार्य को कर सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 110 वाले 140 वाले कार्य को नहीं कर सकता है। तो ये उसका निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करना, ये हमेशा ध्यान रखना, अवप्रेरणा की बात कर रहा है, मोटिवेशन की बात कर रहा है, तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने ना, बिल्कुल ना। उनके प्रति स्नेह ना, दुश्मनी का इतना बराबर का सबको रखना है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ना। राइट आंसर कौन सा हो गया, दोनों को माहौल में रखते हुए, जिस माहौल मतलब अनुकूलित, वो जिस माहौल में रहना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस किया जाए, दोनों का विकास अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। आपकी क्लास में ऐसे कि आप सभी बच्चों को गंभीर रूप से सिखाना चाहते हैं कि सबका सीटेट पास हो जाए, तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं हो ऐसे समझ में है, तो ये समझ लो आपके सामने 4 बच्चे बैठे, 4 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है, उस बच्चे को आप पढ़ाना नहीं चाहोगे जिसके अंदर ये विशेषता पाई जाती है। पहला, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। हाँ सही है, साथ समस्या बड़ी है, सीटेट के 150 क्वेश्चन आ रहे, 5 सब्जेक्ट, मैं तो एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ूंगी, ठीक है, ये वाली बात ठीक है। बताना कैसा है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, वैकल्पिक तरीकों की, ये थोड़ा हमें देख लेंगे इसको, क्योंकि लग रहा है नेगेटिव पर, और देख लेंगे। उनके दैनिक कार्यक्रम को मैं शारीरिक गतिविधियों का समावेश, ये बिल्कुल ठीक है साहब, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बेचैन होने पर अवसर उन्हें फटकल ना, ये ठीक हो, फटका तो कभी ना लगानी। अगर वो भयभीत हो रहा है, अगर वो बेचैन हो रहा है, तो उसका कारण जानना कि आप किस समस्या से घबरा रहे हैं, फटका ना लगाने करने भागो, ऐसा नहीं करना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। और ये वाला शब्द आपको लगे नेगेटिव लगा देना, और ये वाला शब्द लगे आप नेगेटिव लगा दें, क्योंकि आरटी 2009 के अकॉर्डिंग कोई भी प्राथमिक विद्यालय का या इंटर कॉलेज या जूनियर का कोई भी टीचर किसी भी छात्र को डांट नहीं लगा सकता। ये वाली बात ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान करते हैं, विकलांग, डिसलेक्सिया, सृजनात्मक प्रत्यस्ति। कौन सा राइट आंसर होगा बताइए, कौन सा होगा। तीसरा राइट आंसर कौन सा है, क्रिएटिव वाला। एक बात देख रहा, अलग अलग का मतलब क्या हो गया, विभिन्न सोच वाले। और विभिन्न सोच कौन से में आती है, अपसारी में। किस में आती है, अपसारी का दूसरा नाम क्या होता है, मुक्त अंत वाले। और इनके पापा जी का क्या नाम है, सृजनात्मकता। ये इनके 4 बेटे, ये ध्यान रखना। तो आप राइट आंसर कौन सा लगा सकते हैं, सृजनात्मकता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ये भी क्रिएटिविटी का ही है। अब ऐसा है जो रटने पर बल दे रहा है वो वाला बताना है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। साहब बिल्कुल है, कछु आप भी बताओ, ये सब टीचर पे डिपेंड है ना, बता रहे सब। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। हाँ ये वाली बात ठीक है, हमेशा आप गलती करते हो उस पर जागरूक रहो कि पहली बार मैंने गलती जो की अब की बार नहीं करना, छिपा मत लेना गलती, जो गलती सीखने में बाधक नहीं सहायक होती है। सोच, विचार, परीक्षण, विभिन्न तर्कों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। अब सरल उत्तर वाले प्रश्न पूछ रहे, अब इसमें बताइए कौन सा, ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है। अब बताइए, अब आपके दिमाग में ये वाली बात होगी सब परीक्षण शब्द आएगा तो नेगेटिव लगाओगे, कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा, क्योंकि अभिसरण का मतलब होता है रटना। कौन सा होता है, रटना। और ये समस्या रटने पर थोड़ी ना बल देगी। अगर यहां की जगह अपसारी होता तो राइट आंसर कौन सा लगता, लेकिन अपसारी की जगह कैसा है, ये अभिसरण का मतलब होता अभिसारी। जिस प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर होता है जो छात्रों को रटने पर बल देता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है, हाँ बताएं थोड़ा, इसको मैं बता चुका हूं। संवेग, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना, कौन सा होगा।
डर ही लगा दें, कन्फर्म है। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? भय। अब इसकी मूल प्रवृत्ति आपसे पूछे तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? मूल प्रवृत्ति क्या होगी भय की? याद करें ना तब ना, पलायन। और कितनी बार बताया है। एक टेट में आपसे यह भी पूछा गया, क्रोध संवेग है या मूल प्रवृत्ति? बताइए थोड़ा, क्रोध संवेग है या मूल प्रवृत्ति? मूल प्रवृत्ति। अरे मूल प्रवृत्ति युत्सा है, ये संवेग और ये क्या है? अब सुनो, तुम्हें दिमाग में ये लगता है कि समझ में ना आ रहा हो क्या है? ऐसे शब्द जो आसानी से हम बोल सके, ऐसे शब्द जो हमें दिनचर्या डेली बोलते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? और ऐसे शब्द जिनको बोलते समय कठिनाइयों का सामना करने, वो हमारा क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्ति। युत्सा, अरे साहब पहली बार नाम सुन ले, वो मूल प्रवृत्ति है। अब ये समझ लो, क्रोध, अरे साहब बड़े क्रोध में आ रहे हो, क्या है? संवेग है। अब मान लीजिए भूख, संवेग मूल प्रवृत्ति है, आसानी से बोलिए, लेकिन इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजन अन्वेषण। अरे कहां से शब्द ले आए? हाँ, ऐसा आपको शब्द, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा शब्द जो आपको आसानी से बोलने में आ जाए, वो हमेशा संवेग कहलाएगा। और ऐसा शब्द जिसको बोलने में हमारी जीभ बेटक जाए, कहां पढ़े जाकर समझ में नहीं आ रहा, वो हमारा मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। तो ये सब पिछले टेट में पूछी गई मूल प्रवृत्ति संवेग, तो हमें क्या लगानी है? मूल प्रवृत्ति लगानी। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छे स्पष्टीकरण प्रदान करता है? कितने साल का बच्चा है? 3 साल का बच्चा डेयरी पर जाता है दूध लेने के लिए। वहां पर उसे यह पता लगता है कि जो दूध मिलता है वो मशीन से बनता है। उसे नहीं पता कि दूध कैसे बनता है, लेकिन उसने देखा कि डेयरी पर जो दूध बन रहा है वो मशीन से बनता है। तो बच्चे की सोच को हम क्या कहेंगे? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध से खरीदने अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। अरे ऐसी तो बात ही ना सके। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ऐसा कोई बात ना, ऐसा कोई बात ना। बच्चा कौन सा? भाई अनुभवी तो बता रहा है। अगर उसकी जगह अगर हम किसी के घेर बोलते, जिसको जहां पर भैंस गाय होती है वहां पर बेच देते, और वहां पर अगर कोई दूध निकल रहा होता तो देता, तो वो ऐसे बताता, क्योंकि उसने अपने किसको शेयर किया है? अनुभव को शेयर किया। अनुभव जो होता है वो वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। यही वाली बात तो कह रहा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन किया? इन चारों में मेरा सबसे अच्छा रोल मॉडल आपको क्या लगेगा, उसको पहचान लीजिए आप। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, यह सबसे पहली होती है। ध्यान रखना, अगर आपको कुछ नहीं आता क्लास में, लेकिन आपने पूरी क्लास को मेंटेन करके रखा है, तो आपको सब कुछ आता है। दूसरा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक ना, कभी कभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल अपने बाहर के जीवन के भी देता हूं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने, अरे ऐसा कुछ ना। आराम के लिए जगह बनाना, अरे ना। राइट आंसर कौन सा होगा? आराम के लिए एक जगह बना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। एक अच्छा मनुष्य, इसका ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन? कक्षा समृद्ध होता है ऐसी क्लास जो हमारे चार्टों से सजी हो। मान लीजिए मैंने यहां पर चार्ट सारे लगा रखे हैं, इधर प्लेटो का फोटो, इधर अरस्तु का, ये सब जीन पे सब लगा रखा है। अगर मैं क्लास में ना हूं तो बच्चों ने पोस्टर को देख के पढ़ सके, ये वाला बात कर रहा है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे, परे का मतलब क्या होता है? दूर, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। हो सकता है देख लेंगे, पर मुझे लग रहा है गलत लग रहा है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हमेशा पॉजिटिव लगाना है। खुली सेम में रखियो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की, इससे बेटर मुझे ये लग रहा है, तो इसको हटा दिया। बाल साहित्य का मतलब क्या होता है? जब मैं हिंदी की पेडागोजी आपको कराऊंगा तो बाल साहित्य का मतलब होता है जो रंगीन चित्र होते हैं, जो भाषा के विभिन्न रंगतों से आपको ज्ञान अवगत कराती है, वो बाल साहित्य के लिए। अलमारी में अच्छी तरह संगठित, अरे ना ऐसा कुछ ना। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार ना। पाठ्यपुस्तक सामग्री तो संचालित, संरचित और योजनाबद्ध। कौन सा राइट आंसर हो? खुली गतिविधि होनी चाहिए, जब चाहे मन करो तब पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल अलमारी में सेव में रखिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में
कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब मान लीजिए मेरी क्लास में जो बुक रखी है वो सबसे अच्छी भूमिका क्या निभाती है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये वाला ऑप्शन आपको ईबीएस में बहुत मिलेगा। समृद्ध वातावरण लगा देना उसी को राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं। वे एक राज्य राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखना, ना भैया ऐसा कुछ नहीं होता। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम, रहित नहीं सहित होता है। कौन सा बचा? अगर ऑप्शन ज्यादा लंबे लंबे आ रहे हैं तो नेगेटिव न छांटना स्टार्ट कर दो, 1 सेकंड में आंसर मिलेगा आपको। फिर भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा और यहां पर बात हो रही है टीचर की, तो बस ये समझो मैं टीचर हूं और सामने बैठे हैं 4 बच्चा, मुझ में कौन सी ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वो आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने कहां से प्राप्त किया? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मकवाद, कहां से बात की है, कहां से हुआ गया? एनसीएफ 2005 ने, एनसीएफ 2005 की जो समझ कहां से ली गई है, ये समझ की बात कर रहा है, कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई बताएं थोड़ा कमेंट करके, कहां से ली गई है? लॉक कर दें, कन्फर्म है? राइट आंसर कौन सा होगा? ये प्याज है इसकी। तो अब आपसे पूछे एनसीएफ 2005 में कितनी भाषाओं को लागू किया गया, तो आप बताएं कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। कितने राज्यों में किया गया, तो आप बताएंगे 17। अगर आपसे पूछे कितने फोकस केंद्र बताएंगे, तो आप बताएंगे 21 फोकस केंद्र बताएं। तो ये वाली बात भी आप याद रख लें जी। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि आप मोटिवेट कैसे होंगे? अगर मैं पढ़ाते समय मेरी क्लास में कोई भी व्यक्ति आ जाता है एक्सवाइजेड ऑन द स्पॉट, वो बच्चों की शक्ल को देख के लगता है यार बच्चे तो सीखने के लिए जिज्ञासु हो रहे, तो इसका मेन कारण क्या होता है? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हो, अरे ना। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हो सकता है। वे सभी उपस्थिति में नियमित हो, ऐसा कभी नहीं होता। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। भाई अगर आपकी समझ में आ रहा है तभी तो क्वेश्चन पुटअप करेंगे आप। अब आप ये वाली बात बोलोगे सर पहले तो आपने अनुशासन की बात करी, अरे मां पहले टीचर की बात कह रही है, और यहां बात क्या की रही है? क्लास में बच्चों की रही है। अनुशासन बच्चे बनाते कि टीचर बनाता है? अनुशासन टीचर बनाता है। लेकिन इस प्रश्न में किसकी बात हो रही है और प्रश्न कौन पुटअप कर रहा है? बच्चे कर रहे, तो राइट आंसर उसी को लगाएंगे। कभी कभी थोड़ा थिंकिंग का भी प्रयोग किया करें। क्लियर बात है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब आप सीखते समय सुधार कर लेंगे तो कौन सा सबसे ज्यादा होगा? नियमित मूल्यांकन परीक्षाओं का लगा दें, चलो ठीक है हटा दियो। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, हो सकता है। अगर यहां की जगह अगर ये वाला शब्द होता व्याख्यान, तो फिर हम इसको नहीं लगाते। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करते, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। ये होगा कि ये होगा? कौन सा राइट आंसर होगा? फोर्थ, क्योंकि एक शब्द आ गया, कौन सा? और बात क्या हो रही है? बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी। लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? देखो मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं। अनुशासन आपसे पूछे 3 प्रकार का होता है। एक होता है दमनात्मक, आप लोग नोट कर लेना। एक होता है मुक्त्यात्मक, आपसे पूछे तो आप बता देना। और एक होता है प्रभावात्मक। दमनात्मक अनुशासन वो अनुशासन होता है जहां पर हिटलर वाला जबरदस्ती वाला अनुशासन थोपा जाता है। मुक्त्यात्मक अनुशासन वो होता है जहां पर छात्रों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है, आप जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। प्रभावात्मक अनुशासन वो होता है जिसमें टीचर भी अनुशासित तो छात्र भी अनुशासन। मान लीजिए मेरी क्लास 9 बजे से होती है, कल मैं मैराथन लेने वाला हूं। अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलता हूँ कल आपकी क्लास 8:30 बजे होगी, तो मुझे 8:25 पर पहले आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस अनुशासन की उम्मीद आपसे रख रहा हूं पहले वो अनुशासन मुझे अपने व्यवहार में ढालना पड़ेगा। वो कौन सा अनुशासन कहलाता है? अब उन्होंने बोला अच्छी भूमिका ना, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराना ना, ऐसा तो कुछ ना होगा। शिक्षकों को निर्देश देने में ना, चुप्पी साधे रखने, बच्चों को अपने शिक्षक को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन प्रयोग किया था। तो पहला राइट आंसर होगा। ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।